14 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान का जन्म होता है। ये दोनों पाकिस्तान एक दूसरे से हजारों मील के फासले पर स्थित होते हैं, लेकिन ये फासले ही सिर्फ इनको अलग नहीं बनाते थे, बल्कि भाषा, लिविंग स्टाइल और डिफरेंट कल्चर होने की वजह से ईस्ट बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अगर सिर्फ इस्लाम धर्म को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क था, और इन्हीं फर्कों के चलते शुरू होती है बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष की कहानी। 1947 से पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल के लोगों को यह फर्क उतना बड़ा नजर नहीं आता था, क्योंकि ईस्ट बंगाल के लोग जमींदारों से परेशान हो चुके थे। ईस्ट बंगाल के लोग किसी भी तरह से इन जमींदारों से छुटकारा चाहते थे। ज्यादातर जमींदार हिंदू थे, और यही कारण था कि 1940 में हुए इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस में आम मुस्लिम बंगालियों ने मुस्लिम लीग को प्रचंड बहुमत दिया। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिमों के लिए 119 रिजर्व्ड सीट में से 113 पर मुस्लिम लीग को जीत मिली और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। मुस्लिम लीग के नेता एच.एस. सोहरावर्दी बंगाल के प्रधानमंत्री बन गए। फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ईस्ट बंगाल, जहां एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान में फेडरल लैंडलॉर्ड्स और ट्राइबल चीफ्टन सोसाइटी को डोमिनेट करते थे, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल में अब जमींदार उतने डोमिनेट नहीं रह गए थे। ज्यादातर जमींदार हिंदू होने के कारण भारत आ गए थे। ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, वहां लैंड रिफॉर्म्स बड़ी तेजी से होने लगे। 1950 में बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने द स्टेट एक्विजिशन एंड टेनेंसी एक्ट लागू कर दिया। इस एक्ट के तहत लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग लगा दी गई। 33 एकड़ से ज्यादा अब कोई लैंड होल्ड नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में उद्योगपतियों को सरकार द्वारा अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाता था, जो ईस्ट बंगाल के उद्योगपतियों को नहीं मिल पाता था। वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ईस्ट बंगाल के लिए सरकारी खजाने में से कम ही पैसे अलोकेट होते थे, जबकि पूरे पाकिस्तान को 70% एक्सपोर्ट अर्निंग्स केवल ईस्ट बंगाल से ही आती थी। इस भेदभाव के खिलाफ ईस्ट बंगाल के लीडर्स ने अपना विरोध जताया और पाकिस्तान के फाइनेंशियल डेवलपमेंट में अधिक भूमिका की मांग करने लगे। ईस्ट बंगाल की लीडरशिप, जो कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों से भरी थी, उन्होंने जूट ट्रेड के नेशनलाइजेशन की मांग शुरू कर दी और ये भी मांग की कि पाकिस्तान सरकार ईस्ट बंगाल के कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करे। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जूट ट्रेडिंग का था और सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन ईस्ट बंगाल करता था, लेकिन इससे मिले फॉरेन रिजर्व से पाकिस्तान सरकार सिर्फ सिंध और पंजाब के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी, जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल के पर कैपिटा इनकम में काफी अंतर होने लगा। पाकिस्तान सरकार से ये भेदभाव वाला बर्ताव देख ईस्ट बंगाल के लीडर्स ने मांग की, जूट और चाय के एक्सपोर्ट से जितने भी फॉरेन रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं, वो सिर्फ ईस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाएं। लेकिन ईस्ट बंगाल की ये मांग पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, और यहीं से ईस्ट बंगाल को महसूस हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान उसे सिर्फ एक कॉलोनियल पोजीशन की तरह ट्रीट कर रहा है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड सेक्युलरिज्म। वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ईस्ट बंगाल में हिंदू माइनॉरिटीज की अच्छी खासी आबादी थी। माइनॉरिटीज ने भी इस्लामिक पाकिस्तान में अपने राइट्स के लिए मांग उठाना शुरू कर दिया। हिंदू माइनॉरिटीज पर दोनों पाकिस्तान में हमले तो आम बात थे, लेकिन एक तरफ जहां वेस्ट पाकिस्तान में उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता था, वहीं ईस्ट बंगाल में लीडर्स कल्चरल सिमिलैरिटी के चलते सेक्युलर और नॉन कम्युनल थे। एक तरफ जहां वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, वहीं ईस्ट बंगाल के लीडर्स जॉइंट इलेक्टोरेट पर अड़े थे। यहां तक कि फॉरेन पॉलिसी पे भी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल का स्टैंड बिल्कुल अलग था। वेस्ट पाकिस्तान में जहां कश्मीर एक हॉट मुद्दा हुआ करता था, वहीं ईस्ट बंगाल में कश्मीर कोई खास मुद्दा नहीं था, और ईस्ट बंगाल के लोग भारत से एक अच्छा और पीसफुल रिलेशन चाहते थे। कश्मीर को हथियाने के लिए जहां वेस्ट पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हाथ मिलाया था, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी चाहता था। लैंग्वेज मूवमेंट। एक तरफ जहां
मोहम्मद अली जिन्ना नए बने पाकिस्तान में जितने भी धर्म समुदाय के लोग थे उनके इक्वल ट्रीटमेंट की बात तो करते थे, लेकिन दूसरी तरफ 1947 में सरकार की तरफ से उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव भी रख दिया जाता है। पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी बंगाली भाषा को अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट से हटा दिया। यही नहीं, बंगाली भाषा को करेंसी नोट्स, पोस्टल स्टैम्प्स और गवर्नमेंट फॉर्म से भी हटा दिया जाता है। ये सारी चीजें बंगाली भाषी लोगों को बहुत बड़ा झटका देती हैं और ईस्ट बंगाल के लोग भाषा आंदोलन शुरू कर देते हैं। ईस्ट बंगाल में माहौल बिगड़ता देख जिन्ना 21 मार्च 1948 को ईस्ट पाकिस्तान में एक भाषण देते हैं और सख्त लफ्जों में उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने की सिफारिश करते हैं। भाषण के बाद जब जिन्ना स्टेट लैंग्वेज वर्किंग कमेटी से जुड़े कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं तो जिन्ना की उनसे बहस हो जाती है। इसके बाद पूरे ईस्ट बंगाल में भाषा आंदोलन फैल जाता है। 1952 में जब पाकिस्तान की सरकार दोबारा उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर जोर देती है तो ढाका में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। 21 फरवरी 1952 को पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर गोली चला देती है। इस गोलीकांड में 5 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इससे माहौल और बिगड़ जाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश इसी गोलीकांड की याद में हर साल 21 फरवरी को अपना नेशनल मार्टियर्स डे मनाता है। ये भाषा आंदोलन ईस्ट बंगाल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और मजबूत कर देता है। इसी सिलसिले में 1953 में ईस्ट बंगाल की राजनीतिक पार्टी आवामी मुस्लिम लीग ने अपना नाम बदलकर आवामी लीग कर दिया। अब वेस्ट पाकिस्तान इस्लाम और धर्म के नाम पर ईस्ट बंगाल के लोगों को बरगला नहीं सकता था। डिमांड फॉर फुल ऑटोनॉमी। 1953 में ईस्ट बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टियां अवामी लीग, प्रशक श्रमिक पार्टी और निजाम इस्लाम साथ मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं। यूनाइटेड फ्रंट अपने 21 पॉइंट प्रोग्राम को के सामने रखती है, जिसमें से कुछ मुख्य डिमांड्स थीं। बंगाली को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता, ईस्ट बंगाल के लिए फुल ऑटोनॉमी, नेवल हेडक्वार्टर्स को कराची से चटगांव शिफ्ट किया जाए, जूट ट्रेड को नेशनलाइजेशन और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की डिमांड्स थे। हाउ मुस्लिम लीग लॉस्ट ईस्ट बंगाल। 1954 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में यूनाइटेड फ्रंट की ऐसी आंधी उठी कि मुस्लिम लीग का ईस्ट बंगाल से राजनीतिक सफाया हो गया। यूनाइटेड फ्रंट ने 237 मुस्लिम सीट्स में से 223 पर जीत हासिल की। वहीं मुस्लिम लीग 9 सीट पर सिमट कर रह गई और पहली बार यूनाइटेड फ्रंट ने फजलुल हक के लीडरशिप में ईस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाई। राइज ऑफ मिलिट्री पावर इन पाकिस्तान। जिन्ना और लियाकत अली खान की मौत के बाद मुस्लिम लीग की पकड़ वेस्ट पाकिस्तान पर ढीली होने लगी। जमीनी स्तर पर मुस्लिम लीग बहुत कमजोर हो चुकी थी और पहली बार पाकिस्तान की सत्ता में पाकिस्तान आर्मी की इनडायरेक्ट एंट्री होती है। 1951 में पूर्व सिविल सर्वेंट गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी की बैकिंग से पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। यही वो दौर था जब पाकिस्तान अमेरिका के काफी नजदीक आ जाता है। पाकिस्तान के सत्ता परिवर्तन की पहली शिकार बनती है ईस्ट बंगाल की चुनी हुई यूनाइटेड फ्रंट सरकार। ईस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर फजलुल हक का भारत के प्रति दोस्ताना रवैया पाकिस्तान के नए हुक्मरानों को पसंद नहीं आया और फजलुल हक पर राजद्रोह के चार्जेस लगाकर बर्खास्त कर दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पूरे ईस्ट बंगाल में गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया। अब ईस्ट बंगाल पूरी तरह से एक बार फिर वेस्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है। 1955 में ईस्ट बंगाल के लोगों को एक और झटका तब लगा जब ईस्ट बंगाल का नाम ईस्ट पाकिस्तान कर दिया जाता है। राइज ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश की बात हो और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को गोपालगंज के तुंगीपारा गांव में हुआ था। मुजीबुर रहमान का बचपन से ही राजनीति में काफी इंटरेस्ट था। 1937 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। भारत के बंटवारे के बाद वो ढाका शिफ्ट हो गए और वहीं से अपनी राजनीति करने लगे।
धीरे धीरे मुजीबुर रहमान ईस्ट बंगाल की राजनीति में एक जाना माना नाम हो गए। 1949 में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड की जिसका नाम था द ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ईस्ट बंगाल को और ऑटोनॉमी दिलाना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट बंगाल के भाषा आंदोलन का पुरजोर साथ दिया। इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मुजीबुर रहमान से लोगों को ऐसा लगाव हो गया था कि उनके एक बुलावे पर लोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। पाकिस्तान की आबादी में सबसे ज्यादा संख्या बंगालियों की ही थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी या अन्य सरकारी पदों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नाम बराबर का ही था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के चलते ही रहमान हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते थे। अगरतला कंस्पिरेसी केस। वेस्ट पाकिस्तान के लिए शेख मुजीबुर रहमान की ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ती लोकप्रियता बड़ी मुसीबत साबित हो रही थी। वेस्ट पाकिस्तान के सियासतदान कैसे भी करके रहमान की बढ़ती लोकप्रियता और ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे बगावत को खत्म करना चाहते थे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है और इस इंसिडेंट को अगरतला कंस्पिरेसी केस नाम दिया गया। रहमान के साथ साथ 34 बंगाली ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सभी पर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने का इल्जाम लगाया जाता है। इस अरेस्ट से ईस्ट पाकिस्तान में लोग और भी आक्रोशित हो जाते हैं और वेस्ट पाकिस्तान की ये चाल ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के गुस्से में घी डालने का काम कर देती है। प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि पाकिस्तान आर्मी को मुजीबुर रहमान को 22 फरवरी 1969 को अनकंडीशनली रिहा करना पड़ जाता है। रिहाई के बाद रमना रेस कोर्स पर मुजीबुर रहमान को मास रिसेप्शन दी जाती है और उन्हें बंग बंधु यानी फ्रेंड ऑफ बंगाल की उपाधि से नवाजा जाता है। 1970 इलेक्शंस एंड साइक्लोन भोला। मार्च 1969 में प्रेसिडेंट अयूब खान रिजाइन कर देते हैं और यहिया खान पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पाकिस्तान अपने पहले फेडरल इलेक्शंस की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन इलेक्शंस से पहले ईस्ट पाकिस्तान में बड़ा ही खतरनाक साइक्लोन आ जाता है। 13 नवंबर 1970 को साइक्लोन भोला ईस्ट बंगाल में काफी तबाही लाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक साइक्लोन था। इस साइक्लोन में लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए। बे ऑफ बंगाल से लगे इलाकों में कितने लाख लोग तो पानी में बह गए, जिनका कोई ऑफिशियल डेटा भी नहीं है। पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट यहिया खान चीन से पाकिस्तान जाते हुए ईस्ट पाकिस्तान में आए। इस साइक्लोन से हुए नुकसान का हवाई इंस्पेक्शन करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार राहत कार्यों में इतनी धीरे थी कि पहले से आक्रोशित ईस्ट पाकिस्तान के लोग और भी ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं। 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं और ईस्ट पाकिस्तान के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान के प्रति गुस्सा साफ नजर आ जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग 300 सीट्स में से 169 पर कॉन्टेस्ट करती है और 167 पर जीत हासिल कर लेती है। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 86 सीट्स हासिल होते हैं। अब ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग के पास मेजॉरिटी थी और उसे पाकिस्तान की अगली सरकार बनाने का हक था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के सियासतदानों को बंगाली रूल मंजूर नहीं था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग हमेशा से ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को अपने से इंफीरियर मानते थे। 1962 के पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नए पार्लियामेंट की पहली बैठक ढाका में होनी थी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका बॉयकॉट कर दिया और कोई भी वेस्ट पाकिस्तान का एमपी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। वेस्ट पाकिस्तान के इस रवैये से ईस्ट पाकिस्तान के कुछ नेशनलिस्ट में अब ईस्ट पाकिस्तान के आजादी के मांग उठने लगी। उधर प्रेसिडेंट यहिया खान पार्लियामेंट की पहली सिटिंग को डिले करते रहे और मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। प्रेसिडेंट यहिया खान ने आवामी लीग को बैन कर दिया और पाकिस्तान आर्मी को मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली लीडर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। अपने हक के लिए लड़ रहे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अब ये समझ आ गया कि वेस्ट पाकिस्तान उसे कभी अपने बराबर होने नहीं देगा। मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए एक टेलीग्राम जारी करते हैं
और कहते हैं कि आज से बांग्लादेश आजाद है। रहमान लोगों से ये भी अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी से जैसे भी हो सके अपनी आजादी के लिए लड़े, पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश की जमीन से भगा दे। ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तान आर्मी बंगाली नेशनलिस्ट्स की आग को रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करती है। बचर ऑफ बलूचिस्तान कहे जाने वाले जनरल टिक्का खान को इस ऑपरेशन की कमांड सौंपी जाती है। पाकिस्तान आर्मी का प्लान ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी मेजर सिटीज थी पहले उनको अपने कंट्रोल में लेना था और फिर बंगाली नेशनलिस्ट्स को एलिमिनेट करना था। टिक्का खान की कमांड में लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत बंगाली सिविलियंस का मैसेकर स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी रजाकार पार्लियामेंट्री फोर्स द्वारा लगभग 4 लाख बंगाली औरतों और लड़कियों को सिस्टमैटिक रेप किया जाता है। टिक्का खान ने इतने बंगालियों के कत्ल करवाए कि उसे अब बचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाने लगा। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने भी पाकिस्तान आर्मी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पाकिस्तान आर्मी को जैसे भी हो सके रेजिस्ट किया। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को बंगाली रेजिस्टेंट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों से मिले रेजिस्टेंट की वजह से ये ऑपरेशन अब ज्यादा लंबा खींचने लगा और पाकिस्तान आर्मी की क्रूरता दिन पर दिन बढ़ती गई। लगभग 30 लाख बंगालियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रिफ्यूजी बन गए। इंडियाज रोल। 10 अप्रैल 1971 को आवामी लीग के लीडर्स कलकत्ता में पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट को बनाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट और ताजुद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। उधर ईस्ट पाकिस्तान में बिगड़ते हालात भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे थे। इतने सारे बंगाली रिफ्यूजीज को राशन पानी प्रोवाइड करना आसान नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने काफी वेस्टर्न कंट्रीज का दौरा किया और उनसे पाक आर्मी द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में किए जा रहे जेनोसाइड के विरुद्ध एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत को डिप्लोमेटिकली कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि भारत को फौरन से मिलने वाले एड्स भी कम कर दिए गए। इससे भारत को बंगाली रिफ्यूजीज के सारे एक्सपेंसेस खुद ही उठाने पड़ रहे थे। इस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ सोवियत संघ ही भारत के साथ खड़ा हुआ और दोनों देशों ने 9 अगस्त 1971 को पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। लेकिन रिफ्यूजीज की बढ़ती तादाद भारत को फाइनेंशियली बर्डन कर रही थी। अब भारत को पाकिस्तान से डायरेक्ट वॉर ही इस मुसीबत से निकलने का एकमात्र रास्ता सूझ रहा था। 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी कैबिनेट ने उस समय के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जनरल सैम मानेकशॉ ने उस समय ईस्ट पाकिस्तान में डायरेक्ट आर्मी ऑपरेशन करने से मना कर दिया। बांग्लादेश के मौसम से जनरल सैम मानेकशॉ बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ थे। मॉनसून के समय बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति होती है और इंडियन आर्मी को इस समय लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत होती। हिमालयन पासेस के खुले होने की वजह से जनरल मानेकशॉ को पता था कि अभी वॉर होने से पाकिस्तान को चाइनीज हेल्प भी मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन का समय ठंड में करना वाजिब समझा और इतने वक्त में इंडियन आर्मी ने कई नई यूनिट्स भी बनाई और एम्यूनेशन को गैदर भी कर लिया। अब इंडियन आर्मी की तैयारी पूरी हो चुकी थी और ठीक 7 महीने बाद 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ऑफिशियली पाकिस्तान से वॉर स्टार्ट कर देता है। इंडिया हेल्पिंग मुक्ति वाहिनी। 1 मई 1971 को जनरल सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के लिए एक इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन उस समय के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा द्वारा प्रिपेयर किए गए थे। इंस्ट्रक्शन साफ साफ था कि इंडियन आर्मी बांग्लादेश में लड़ रहे मुक्ति वाहिनी को हर संभव मदद करेगी। अब इंडियन आर्मी बांग्लादेशी लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने लगी। ऑपरेशन जैकपॉट के तहत इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स खोलकर बांग्लादेशी युवाओं को पाकिस्तान के आर्मी से लड़ने की ट्रेनिंग देने लगी। गुरिल्ला वॉर की टैक्टिक्स अपनाकर मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान आर्मी को काफी हद तक चोट भी पहुंचाई। पाकिस्तान आर्मी का मोरल नवंबर 1971 तक इतना डाउन हो गया था कि जब भारत से डायरेक्ट वॉर हुआ तो पाकिस्तान आर्मी सिर्फ 13 दिन में ही सरेंडर बोल गई। डायरेक्ट वॉर विद इंडिया।
अब तक भारत वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी से मिले चैलेंजेस से पाकिस्तान अब इंडिया के वेस्ट फ्रंट पर अटैक करने की तैयारी कर लेता है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च कर देता है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट में मौजूद एयरफील्ड्स पर अटैक कर देता है। श्रीनगर, अंबाला, अमृतसर, पठानकोट, जैसलमेर, आगरा जैसे भारत के 11 एयरफील्ड्स पर एक साथ अटैक होते हैं। पाकिस्तान इंडिया के राडार स्टेशंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी बॉम्ब्स के निशाने सटीक नहीं होते हैं और भारत को नाम बराबर ही नुकसान होता है, जिसे इंडियन एयरफोर्स को कई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हुई और सारे एयरक्राफ्ट सेफली बचा लिए गए। पाकिस्तान की इस हिमाकत से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी डायरेक्ट वॉर का ऐलान कर देती हैं। अब बारी इंडियन एयरफोर्स के बदले की थी। इंडियन एयरफोर्स वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पर इतना ऑफेंसिव अटैक करती है कि ये एयर बेसिस पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। अब इंडिया ने पाकिस्तान पर 3 तरफ से अटैक करने का प्लान बनाया। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के विरुद्ध जॉइंट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। इंडियन डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के सारे सप्लाई और रीइंफोर्समेंट के रास्ते बंद करना चाहती थी। इंडियन एयरफोर्स के बाद अब बारी इंडियन नेवी की थी। इंडियन नेवी कराची नेवल पोर्ट पर हमले के लिए तैयार थी और 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च कर देती है। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी कराची पोर्ट पर हमला कर देती है। रात के अंधेरे में इंडियन नेवी कराची हार्बर के साथ साथ पाकिस्तानी वॉरशिप्स को भी तबाह कर देती है। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पोर्ट से पाकिस्तान अपना आधे से ज्यादा ट्रेड करता था और इंडियन नेवी ने इस पोर्ट को तबाह करके पाकिस्तान को भारी इकोनॉमिकल डैमेज पहुंचाया। भारत की INS निपत ने तो न सिर्फ कराची हार्बर बल्कि केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स पर भी मिसाइल्स दागे। ये हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तान को आग बुझाने में 7 दिन लग गए। इंडियन नेवी के इस हमले से अब पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी। इस हमले से तिलमिलाए पाकिस्तान अब बदले की ताक में थे। पाकिस्तान अपने वॉरशिप्स को भारत के ओखा पोर्ट पर अटैक करने के लिए भेज देता है। ये जानकारी पहले से इंडिया को मिल जाती है और इंडिया अपने मिसाइल्स बोट्स को ओखा पोर्ट से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है और हमेशा की तरह पाकिस्तान को इस बार भी निराशा ही हाथ लगती है। इंडियन नेवी इस जीत की याद में हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करती है। INS विक्रांत वर्सेस PNS गाजी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर INS विक्रांत का था, जो पहले से ही बे ऑफ बंगाल में तैनात था। INS विक्रांत बे ऑफ बंगाल से इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ईस्ट पाकिस्तान में भेजने के काम आ रहा था। पाकिस्तान हर हाल में INS विक्रांत को खत्म करना चाहता था और इसीलिए पाकिस्तान PNS गाजी को इस काम को पूरा करने के लिए कराची से रवाना कर देती है। हर बार की तरह ये खबर भी इंडियन इंटेलिजेंस को पता लग जाती है। पाकिस्तान ने PNS गाजी को अमेरिकन नेवी से 1963 से लीज पर ले रखा था। जैसे ही PNS गाजी बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है, इंडियन पाकिस्तान को ब्लफ करने के लिए विशाखापट्टनम पर खड़े INS राजपूत को एक्टिवेट कर देता है। PNS गाजी को गुमराह करने के लिए INS विक्रांत के कॉल साइंस के साथ साथ INS राजपूत से भी जानबूझकर सिग्नल्स भेजे जाते हैं। इन सिग्नल्स को INS विक्रांत से आता हुआ समझ जैसी PNS गाजी विशाखापट्टनम हार्बर के नजदीक पहुंचता है, तभी INS राजपूत PNS गाजी पर ऊपर से हमला कर देता है। इससे पहले कि PNS गाजी कुछ समझ पाता, उसे INS राजपूत बे ऑफ बंगाल में डुबो देता है। बैटल ऑफ लोंगेवाला। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान आर्मी अपनी पूरी आर्टिलरी के साथ राजस्थान में इंडियन आर्मी की लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर अटैक करती है। लोंगेवाला पोस्ट को पंजाब रेजिमेंट के 23rd बटालियन के सिर्फ 120 जवान डिफेंड कर रहे थे और उन्हें कमांड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पाकिस्तान के पास लोंगेवाला पर इंडियन आर्मी के सिर्फ 120 जवान होने की खबर पहले से ही थी।
पाकिस्तान आर्मी लोंगेवाला को जीतकर रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचना चाहती थी, पर लोंगेवाला पर तैनात इंडियन आर्मी के 120 जवान से पार पाना ही पाकिस्तान आर्मी के लिए नामुमकिन हो जाता है। भारत की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के ज्वाइंट अटैक्स पाकिस्तान पर काफी भारी पड़ते हैं और पाकिस्तान की कमर टूट जाती है। बची कुछ कसर मुक्ति वाहिनी पूरा कर देती थी। रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश में किए जा रहे जेनोसाइड पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी थी। यहाँ तक कि अमेरिका और चीन पाकिस्तान को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और मॉनिटरी हेल्प भी पहुंचा रहे थे। आर्चर केंट ब्लड, जो उस समय ढाका में अमेरिकन कॉन्सल जनरल थे, और यूएस के एम्बेसडर केंथेव कीटिंग ने जब अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को पाकिस्तान को मदद न पहुंचाने की सलाह दी, तो निक्सन ने इस सलाह को इग्नोर कर दिया और ब्लड को बांग्लादेश से वापस बुला लिया। अमेरिका कम्युनिस्ट चीन से अपनी डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा था। पाकिस्तान चाइना और यूएस के बीच रिलेशन सुधारने के लिए इंटरलॉकेटर का रोल प्ले कर रहा था। इसलिए यूएस पाकिस्तान द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों पर किए जा रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे था। दूसरी तरफ भारत का यूएसएसआर से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करना यूएस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ये लगने लगा कि भारत यूएसएसआर की बढ़ती दोस्ती एशिया में उसकी पकड़ को कमजोर कर देगी, इसलिए वो पाकिस्तान और चीन से मजबूत रिश्ते चाहता था। अमेरिका इंडिया पाकिस्तान वॉर को अब यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा चुका था। 5 दिसंबर 1971 को यूएस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए रिसोल्यूशन रखता है, जिसे रूस वीटो कर देता है। 8 दिसंबर 1971 को अमेरिका की इंटेलिजेंस को एक रिपोर्ट मिली कि इंडिया पाकिस्तान पे और भी ऑफेंसिव अटैक करने वाला है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हारता देख अमेरिका अब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े यानी 7th फ्लीट को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज देता है। अमेरिका ने इस बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के पीछे बांग्लादेश में फंसे अमेरिकी नागरिक को बाहर निकालना बताया था। हालांकि आगे चलकर ये बात सामने आई कि इस बेड़े का मकसद तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान में युद्ध लड़ रही भारतीय सेना पर दबाव बनाना था। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज के साथ साथ और भी अन्य विध्वंसक पोत शामिल थे। इस बेड़े को उस समय का दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों में से एक माना जाता था। यूएसएस एंटरप्राइज बिना दोबारा ईंधन की जरूरत के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की क्षमता रखता था। ये भारत के 20,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। यूएस और यूके का भारत को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों तरफ से घेरने का प्लान था। दोनों देशों का प्लान था कि ब्रिटिश शिप्स अरेबियन सी से भारत के वेस्ट कोस्ट पर हमला करेगी, वही अमेरिका की 7th फ्लीट भारत के ईस्ट कोस्ट को टारगेट करेंगी और भारत पर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि वो ईस्ट पाकिस्तान से ट्रूप्स विथड्रॉ कर ले, सीज फायर एक्सेप्ट कर ले। 10 दिसंबर 1971 को इंडियन इंटेलिजेंस एक अमेरिकन मैसेज को इंटरसेप्ट करती है, जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका की 7th फ्लीट वॉर जोन में पाकिस्तान की मदद के लिए एंटर करने वाली है। 7th फ्लीट को भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ से फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी के तहत मदद मांगी। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देख रूस ने 13 दिसंबर 1971 को भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज देता है। लेकिन रूस की मिसाइल्स की रेंज बहुत ही कम थी। रूसी मिसाइल्स का रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर था। अब ये जरूरी हो गया था कि यूएस और यूके की वॉरशिप्स इन मिसाइल्स के रेंज में हो। इसलिए यूएस और यूके को काउंटर करने के लिए रूसी कमांडर्स ने एक रिस्क लिया और यूएस यूके के वॉरशिप्स की घेराबंदी चालू कर दी। यूएस और यूके के वॉरशिप्स अब रशियन मिसाइल्स के रेंज में थी। इससे पहले कि यूएस और यूके भारत पर कोई हमला करे, रशियन एटॉमिक सबमरीन्स के चलते उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। ब्रिटिश शिप्स मेडागास्कर की तरफ चली गई और अमेरिका की 7th फ्लीट ने मिशन अबेंडन कर दिया।
15 दिसंबर 1971 को एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए एक और रिसोल्यूशन टेबल करता है, जिसे रूस फिर से वीटो कर देता है। पाकिस्तान सरेंडर्ड इन 30 मिनट्स। सीज फायर के बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर के चलते भारत को इस वॉर में अब कैसे भी करके पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करवाना था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, जिसकी संख्या ईस्ट पाकिस्तान में उस समय करीब 1 लाख थी, उसे सरेंडर करवाना इतना भी आसान नहीं था। इतनी बड़ी आर्मी को डायरेक्ट वॉर करके हराने में बहुत टाइम लग जाता और पाकिस्तान सीज फायर नेगोशिएट करने में कामयाब हो जाता और इंडिया को अपनी ईस्ट में एक और कश्मीर जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता। लेकिन इंडियन आर्मी के मेजर जनरल JFR जैकब ने पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ 30 मिनट में सरेंडर करवा दिया। 16 दिसंबर 1971 की सुबह मेजर जनरल JFR जैकब को जनरल सैम मानेकशॉ का फोन कॉल आता है। जनरल मानेकशॉ मेजर जनरल JFR जैकब से पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करवाने को कहते हैं। अब JFR जैकब इस काम को कैसे पूरा करते हैं, ये अब पूरी तरह से उनके ऊपर था। यही नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर मेजर जनरल JFR जैकब ने टाइप किया था, वो आर्मी हेडक्वार्टर से अभी अप्रूव्ड भी नहीं हुआ था। फिर भी मेजर जनरल JFR जैकब ढाका में लैंड करते हैं और पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी से मीटिंग करते हैं। नियाजी को अभी तक ये पता नहीं था कि मेजर जनरल JFR जैकब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे उनके दस्तखत लेने आए थे। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को लगा कि मेजर जनरल JFR जैकब UN रेगुलेशन के अंडर सीज फायर नेगोशिएट करने आए हैं, लेकिन इंडिया इस वॉर को अब डिसाइसिव रिजल्ट चाहता था और किसी भी तरह का सीज फायर इंडिया को मंजूर नहीं था। अब सारी जिम्मेदारी मेजर जनरल JFR जैकब पर थी और उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि नियाजी 30 मिनट में ही सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। नियाजी को JFR जैकब ने यह भरोसा दिलाया कि अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो उनकी और ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी की होगी, और अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी से पाकिस्तानी सोल्जर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी और इंडियन आर्मी ढाका पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगी। JFR जैकब ने नियाजी को सरेंडर पर विचार करने के लिए 30 मिनट का समय दिया। इन 30 मिनटों में एक तरफ जहां नियाजी सरेंडर के बारे में सोच रहे थे, वहीं मेजर जनरल JFR जैकब भी बेचैन थे, क्योंकि 26,400 पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका में अभी भी मौजूद थे और इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ सिर्फ 3,000 थी, वो भी अभी ढाका से 30 मील दूर थी। अगर नियाजी साइन करने से मना कर देते तो कुछ भी हो सकता था। 30 मिनट बाद JFR जैकब अब नियाजी के ऑफिस में दोबारा गए तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर अभी भी टेबल पर पड़ा हुआ था। मेजर जनरल JFR जैकब ने उस ड्राफ्ट पेपर को उठाया और नियाजी से 3 बार पूछा कि क्या उन्हें डॉक्यूमेंट के हिसाब से सरेंडर करना मंजूर है, लेकिन नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। नियाजी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। JFR जैकब ने नियाजी की इस चुप्पी में हाँ खोज लिया, लेकिन इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने सरेंडर क्यों किया, इसका जवाब खुद AAK नियाजी ने दिया था। दरअसल इस युद्ध में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान के खिलाफ लगभग 2,400 मशीन चलाए गए थे। वहीं बांग्लादेश यानी तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान में 2,000 से ज्यादा मिशन ने पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी। जनरल नियाजी से जब पूछा गया कि आखिर एक बड़ी सेना होने के बावजूद उन्होंने सरेंडर क्यों किया, तो उन्होंने एयरफोर्स के एक सैनिक की वर्दी पर बने हवाई जहाज की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके कारण, आप इंडियन फोर्स के कारण। 16 दिसंबर 1971 की शाम के 4:30 बजे जनरल नियाजी अपने 93,000 फौजियों के साथ भारतीय सेना के सामने घुटने टेक देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को सौंप दी। इस दौरान पाकिस्तानी जनरल की आंखों में आंसू थे और शर्म से उनका चेहरा झुका हुआ था। बांग्लादेश की गुस्साई भीड़ जनरल नियाजी को मार डालना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित किया कि नियाजी और पाकिस्तानी आर्मी का हर एक जवान सुरक्षित रहे।
पाकिस्तान के सरेंडर के बाद भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के आजाद होने की घोषणा कर दी। इसके बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म हुआ। उधर पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो बार बार अमेरिका के साथ मिलकर यूएन में सीज फायर की कोशिश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर करने की वजह से तिल मिलाए भुट्टो यूएन की असेंबली को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत पाकिस्तान को बांग्लादेश की सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसे एक अलग देश के रूप में मान्यता भी देना पड़ता है, जिसके बदले में भारत पाकिस्तान आर्मी के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज कर देता है। शिमला एग्रीमेंट पर भुट्टो के साइन के बाद भारत 5 महीनों के अंतराल में सारे पाकिस्तानी POWs को छोड़ देता है। लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी को सबसे आखिर में छोड़ा जाता है। वॉर के दौरान भारत के वेस्ट पाकिस्तान की जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसे भी पाकिस्तान को लौटा देता है। शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है और आजाद बांग्लादेश के वो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन इस आजादी की लड़ाई में बांग्लादेश के लोगों ने भारी कीमत चुकाई। बलात्कार, भुखमरी और बेघर होने की मार झेल चुके बांग्लादेशियों के पास अपना भविष्य संवारने का मौका अब उनके हाथ में था। इंडियन आर्मी के लगभग 4,000 बहादुर सोल्जर्स इस वॉर में शहीद हो गए, लेकिन इस वॉर में इंडियन आर्मी ने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी दुनिया को ये बता दिया कि हमारी डिफेंस फोर्सेस किसी भी खतरे को एलिमिनेट करने की पूरी काबिलियत रखती है। तो ये थी बांग्लादेश बनने की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जस्ट हिस्ट्री एंड एंजॉय हिस्ट्री।